यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उड़ीसा विधानसभा चुनावों को लेकर। उड़ीसा के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो लोकसभा के साथ ही चुनाव हुआ था 2019 में। लेकिन बहुत सारे हमारे साथियों के कमेंट्स आए कि उड़ीसा का एनालिसिस करके बताइए कि उड़ीसा में क्या स्थिति बन रही है। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि उड़ीसा में किस तरीके की राजनीतिक स्थिति है, कौन सी पार्टी मजबूत होकर उभर रही है, क्या उड़ीसा में नवीन पटनायक को कोई चुनौती देने की स्थिति में है अभी या नहीं है। इन सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करेंगे और यहाँ पर उन सब चीज़ों का आपके सामने आकलन करके आंकड़ा रखेंगे। उड़ीसा में अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो उड़ीसा में इस समय मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक की पार्टी का नाम है बीजू जनता दल यानी BJD। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री पहली बार वो 2000 में बने थे और उसके बाद लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। आज तक मुख्यमंत्री हैं, आज तक उनको कोई चुनौती नहीं दे सका है, कोई हरा नहीं सका। नवीन पटनायक जो है कि उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के बेटे हैं और बीजू पटनायक के नाम पर ही इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बीजू जनता दल रखा है। बीजू पटनायक पहले जनता दल में हुआ करते थे। बीजू पटनायक भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हीं के नाम पर BJD बनी है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि नवीन पटनायक केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। NDA की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये मंत्री भी थे। और साथ ही साथ मैं इतना और बता दूं कि 2009 में NDA से अलग होकर ये लोग तीसरा मोर्चा बना लिए थे। अब किसी भी मोर्चे के साथ नहीं है, अकेले जो है कि वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। तो ये है BJD की कहानी। अब अन्य दलों की बात करें तो अन्य मुख्य विपक्षी पार्टी में वहाँ पे इस समय भारतीय जनता पार्टी यानी BJP है और तीसरे नंबर की पार्टी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी है। तो ये दो पार्टियाँ मुख्य विपक्षी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। चलिए अब हम बात कर लें लोकसभा की सीटों की। तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीट हैं। वहीं हम अगर बात करें विधानसभा की सीट की तो उड़ीसा में विधानसभा की 147 यानी 147 सीटें हैं और 147 में जिसको 74 सीट यानी 74 सीटें मिल जाती है उस पार्टी को मिल जाता है पूर्ण बहुमत। चलिए अगर हम बात कर ले चुनाव की तो यहाँ पे अभी रिसेंट में जो चुनाव हुआ वो 2019 में हुआ। लोकसभा और विधानसभा का दोनों ही चुनाव उड़ीसा में साथ में ही होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2019 की, तो लोकसभा में टोटल जो है कि 21 सीटें हैं, मैंने आपको बताया। तो 21 में BJD यानी बीजू जनता दल को 12 सीटें मिली, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। और BJP यानी भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली और INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिली। यहाँ एक बात बता दें कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें BJD ने क्लीन स्वीप किया था, यानी केवल 20 सीटें 21 में से जीती थी, केवल 1 सीट पर BJD हारी थी। तो उस हिसाब से BJD को 8 सीटों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात करें अगर विधानसभा के रिजल्ट की, उसी टाइम विधानसभा के भी रिजल्ट आया था, यानी साथ में ही चुनाव हुआ था। तो विधानसभा में BJD यानी बीजू जनता दल को 113 सीटें मिली, यानी पूर्ण बहुमत से काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली ज़्यादा। और उसके बाद अगर BJP की बात करें तो BJP को महज 23 सीट मिली, जबकि लोकसभा के आधार पे BJP को और ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी BJP को केवल 23 सीट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को केवल 9 सीट मिली और CPM को 1 सीट मिली। आदर्श के खाते में, इंडिपेंडेंस के खाते में 1 सीट गई। तो यहाँ पे BJD को पूर्ण बहुमत बहुत ही आसानी से मिल गया। उड़ीसा की राजनीति पूरी तरीके से नवीन पटनायक के आसपास घूमती है, यानी बीजू जनता दल के केंद्र में रखकर ही हम जो है कि कोई बात करेंगे। इसीलिए हम पहले विश्लेषण करेंगे कि 2014 और 2019 के चुनाव में क्या फ़र्क है। उड़ीसा की राजनीति का जो नायक है वो नवीन पटनायक है। अब हम BJD यानी बीजू जनता दल के कुछ आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। देखिए 2014 के आंकड़े हैं और 2019 के। 2014 में जहां लोकसभा के चुनाव में BJD को 20 सीट मिली थी, वहीं 2019 में सीटें घटकर 12 हो गई। विधानसभा 2014 में 117 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में सीटें घटकर 113 हो गई।
तो इससे हम ये आंकड़े इसलिए आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कितना अंतर जो है कि आया है। अब यहाँ अगर देखें तो केवल 8 सीट लोकसभा में और 4 सीट विधानसभा में घाटा हुआ है बीजेडी को। लेकिन ये घाटा कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको वोट परसेंटेज दिखाते हैं और आपको ये बताते हैं कि बीजेडी की कंपटीटर पार्टी कौन सी पार्टी बन गई है उड़ीसा के अंदर। ये यहाँ पे अब हम बताते हैं कि वोट परसेंटेज क्या रहे लोकसभा में। तो सबसे पहले लोकसभा का बता देते हैं। तो लोकसभा में जो वोट परसेंटेज रहा वो बीजेडी यानी बीजू जनता दल का 42.8% रहा। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी का तो बीजेपी का 38.4% वोट रहा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का 13.4% वोट रहा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है वो बीजेपी यानी बीजेडी बीजू जनता दल तो बड़ी पार्टी पहले से ही है, लेकिन इसको जो चुनौती दे रहा है वो बीजेपी चुनौती दे रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वोटों का अब गैप नहीं रह गया है। बीजेडी और बीजेपी में अब केवल 4% वोटों का ही गैप है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही मजबूती के साथ काम करती रही, वर्क करती रही, तो आने वाले समय में बीजेडी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। जो अगला चुनाव होगा उसमें इतना आसान नहीं होगा बीजेडी के लिए। बीजेडी को काफ़ी जो है कि मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मजबूत विकल्प जो है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर पेश कर चुकी है। इसलिए बीजू जनता दल को इस बार अगले चुनाव में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी को अब केवल 4 से 5% वोटों की आवश्यकता है इस गैप को मेंटेन करने के लिए। अगर बीजेपी कांग्रेस का जो 13% वोट लोकसभा में मिला था उसमें से 4-5% भी अपनी तरफ ट्रांसफ़र करवाने में सफल रही तो फिर नवीन पटनायक को एक कड़ी चुनौती दे सकती है और अगले चुनाव में फाइट जो है कि नेक टू नेक एकदम बराबरी की होने वाली है। देखिए आपके सामने ये मैप मैं रख दे रहा हूँ। जो केसरिया या फिर भगवा कलर का जितना दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का जीती हुई सीटें हैं और ग्रीन कलर में जो है वो बीजेडी की यानी बीजू जनता दल का सीट है। और जो आपको हल्का आसमानी कलर का दिख रहा है वो जो है कि कांग्रेस की जीती हुई सीट है। अब इस सीटों को देखने के बाद आप एक बात का अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो सरकार थी जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उन्हीं के आसपास के इलाकों पे ज़्यादा फोकस किया, टारगेट किया और सफलता पाई है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी के तहत वहाँ पे काम किया और काफ़ी अच्छा जो कि उसके पक्ष में रिजल्ट रहा। आने वाले समय में अगर इस तरीके से कार्य बीजेपी करेगी तो बीजेपी को सफलता वहाँ पर मिल सकती है। हालांकि बीजू जनता दल को अभी टक्कर देना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा काम होगा, क्योंकि नवीन पटनायक का चेहरा अभी काफ़ी लोकप्रिय है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं है जिसको वो नवीन पटनायक के सामने प्रोजेक्ट कर सके। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं विधानसभा चुनाव जो 2019 में लोकसभा विधानसभा दोनों साथ ही हुआ था, उस टाइम जो हुआ था उसमें कितने % वोट किस पार्टी को मिली थी। तो देखिए यहाँ पे 44.7% वोट जो है कि बीजेडी को मिला था और बीजेपी को 32.5% वोट मिला था, कांग्रेस को 16.1% वोट मिला था। अब इस वोट परसेंटेज को देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि जनता ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी के लिए और विधानसभा में नवीन पटनायक के लिए वोट किया था। क्योंकि आप इसको समझ सकते हैं इसलिए कि देखिए जो लोकसभा में केवल 4% का गैप था, वहीं विधानसभा में हम देखते हैं 12% वोटों का गैप दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बीजेपी काफ़ी अभी विधानसभा में पिछड़ी हुई नज़र आ रही है। तो ये स्थिति उस समय बनी थी और फाइनली हम कंक्लूजन पे पहुँचे। तो मैं आपको बताऊँ आज के डेट में अगर चुनाव वहाँ पे उड़ीसा में हो तो यहाँ पे उड़ीसा के मुख्यमंत्री काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे और दोबारा वो चुनाव जीतने में सफल होंगे। और कितनी सीटें मिल सकती है तो अभी भी उनको कम से कम 90 से ज़्यादा सीटें उनकी पार्टी को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी करीब 40 से 45 सीटों तक जीत सकती है। वहीं हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस को भी 10 से 12 सीटें मिल सकती है। यानी आज के डेट में भी काफ़ी मजबूत स्थिति में नवीन पटनायक हैं। लेकिन आज से जब 4 साल बाद लगभग जब चुनाव होगा विधानसभा का 2024 में, उस टाइम चीज़ें बदली हुई आपको दिखाई देंगी। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई देगी और कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी, क्योंकि 4 सालों में बीजेपी स्वयं को वहाँ पे ज़रूर मजबूत करेगी। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो इस वीडियो को लेकर जो भी आपकी अपनी राय हो उड़ीसा को लेकर के आप कमेंट करिए।
और हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। इसके अलावा और कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।